नमस्कार साथियों, उत्कर्ष परिवार में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्यारे दोस्तों, आज एक बहुत अत्यंत महत्वपूर्ण मुद्दा लेकर आपके सामने हाजिर हुआ हूं। आजकल देखा जाता है जितने भी प्रतियोगी एग्जाम हो रहे हैं उनके सारे के सारे भारत के संपूर्ण एग्जामों में संविधान संशोधन से संबंधित एक न एक प्रश्न हमेशा ही पूछ लिया जाता है। तो इसी बात को मद्देनजर रखते हुए आज मैं आपके सामने महत्वपूर्ण संविधान संशोधनों पर चर्चा करने वाला हूं। तो साथियों तैयार हो जाइएगा, फटाफट हम महत्वपूर्ण संविधान संशोधनों पर चर्चा करते हैं जो अक्सर भारत के प्रत्येक प्रतियोगी एग्जामों में देखने को मिलते हैं। साथियों, हम संविधान संशोधन पढ़ना शुरू करेंगे जो लेटेस्ट अभी हुए हैं और महत्वपूर्ण भी माने जाते हैं। तो 99वें अमेंडमेंट से लेकर 105वें संविधान संशोधन तक की सारी बातें मैं फटाफट आपके सामने करने वाला हूं। तो साथियों तैयार हो जाइएगा। हम बात करते हैं सबसे पहले 99वें संविधान संशोधन की। अभी आपने देखा होगा राजस्थान में सबसे बड़ा एग्जाम आरएस के प्री के एग्जाम में 99वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट का प्रश्न पूछ लिया गया है। 99वां संशोधन हुआ कब और 99वें संशोधन के द्वारा किया क्या गया था? साथियों, आपको भली भांति पता होगा कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जो अभी न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया 1993 से जो चल रही थी, कब से? 1993 से जो चल रही थी वो चल रही थी कॉलेजियम की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा। कॉलेजियम की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही थी और 1993 से ये कॉलेजियम वाला प्रोसेस चल रहा था। अब हुआ क्या कि मई 2014 में केंद्र में सत्ता का परिवर्तन होते ही मोदी सरकार का गठन हुआ और मई 2014 में सरकार बनते ही आपने देखा होगा अगस्त 2014 में ही 121वां संविधान संशोधन विधेयक पेश किया गया और 121वां संविधान संशोधन बिल पेश किया। बिल लोकसभा और राज्यसभा से पारित हो गया और इस बिल पर आपने देखा होगा 1 जनवरी 2015 को भारत के राष्ट्रपति के द्वारा क्या कर दिए? हस्ताक्षर करते ही न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया में परिवर्तन हुआ और कॉलेजियम को समाप्त करके न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन की स्थापना की और कहा कि राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा क्या किया जाएगा? न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाएगी। अब हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस संविधान संशोधन को शून्य कर दिया था। कब कर दिया था? अब ध्यान रखना, 1 जनवरी 2015 को तो हुआ और 16 अक्टूबर 2015 को इस 99वें संशोधन को असंवैधानिक घोषित कर दिया। अब 99वें संशोधन से जो नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन बना, साथियों उसके माध्यम से मैं बात करूं तो एक प्रस्तावित निकाय था जो न्यायाधीश और कानूनी विशेषज्ञों की भर्ती और नियुक्ति और स्थानांतरण की जिम्मेदारी लेता था और आयोग की स्थापना 99वें संशोधन के माध्यम से 2014 के माध्यम से भारत के संविधान संशोधन के माध्यम से की गई। अब साथियों देखना, अब 100वें की बात करूं उससे पहले सुन लीजिएगा 99वें के बारे में एक बात। अभी जो ये आयोग बनाया था, क्योंकि कॉलेजियम में तो आपको पता है 1 अध्यक्ष और 4 सदस्य होते थे। सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस कॉलेजियम का अध्यक्ष था, सुप्रीम कोर्ट के 4 वरिष्ठ न्यायाधीश कॉलेजियम के सदस्य। और हुआ क्या, ये जो नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन गठित किया उसमें कहा 1 अध्यक्ष और 5 सदस्य होंगे। इस एनजेएसी में कितने? 1 अध्यक्ष और 5 सदस्य। 1 अध्यक्ष कौन? सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस। 5 मेंबर, 2 मेंबर कौन? सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश। 1 मेंबर कौन? भारत सरकार का कानून मंत्री। और 2 सदस्यों की नियुक्ति प्रधानमंत्री के नेतृत्व में बनी कमेटी की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। अब 99वें संशोधन को मार्च 2015 में क्या कर दिया गया साथियों? 1 जनवरी 2015 को तो यह लागू हुआ और मार्च 2015 में 99वें संशोधन को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी और सुप्रीम कोर्ट में 99वें संशोधन की सुनवाई हेतु क्या किया गया साथियों? एक 5 सदस्यीय संविधान पीठ का गठन किया और 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने साथियों सुनवाई करते करते वो जो 5 सदस्यीय संविधान पीठ थी वो जगदीश सिंह खेहर के नेतृत्व में बनी थी। याद रख लेना, न्यायाधीश का नाम JS खेहर के नेतृत्व में
5 सदस्यीय संविधान पीठ का गठन किया था और इस पीठ ने 16 अक्टूबर 2015 को निर्णय देते हुए 99वें संशोधन को असंवैधानिक घोषित कर दिया और पुनः निर्णय देते हुए क्या कहा कि न्यायाधीशों की नियुक्ति कॉलेजियम की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। तो वर्तमान में न्यायाधीशों की नियुक्ति कॉलेजियम की सिफारिश पर कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ये सारी बातें आप 99वें संशोधन की याद रख लेना। चलो नेक्स्ट संविधान संशोधन, 100वां संविधान संशोधन 2015। 1 अगस्त 2015 को भारत और बांग्लादेश के बीच हुई भू सीमा संधि के तहत 100वां संविधान संशोधन किया और 100वें संविधान संशोधन के माध्यम से हुआ क्या साथियों? भारत और बांग्लादेश की सीमाओं में परिवर्तन हुआ। किसकी सीमाओं में परिवर्तन हुआ प्यारे दोस्तों? भारत और बांग्लादेश की सीमाओं में परिवर्तन हुआ। भारत और बांग्लादेश की सीमाओं में परिवर्तन करते हुए हमने 51 बस्तियां हमको दी, बांग्लादेश ने भारत को दी, है ना, और 111 बस्तियां भारत ने बांग्लादेश को दी। अब ध्यान से सुनना, यूं समझना कि 51 बस्तियां तो हमको मिली और 111 बस्तियां हमने दी, ठीक है। और कितने, लगभग देखिएगा, ये आपके इस भूमि हस्तांतरण संभव हो चुका है। इस अधिनियम से कौन कौन से राज्य प्रभावित हुए? ध्यान से सुनना, पश्चिम बंगाल, मेघालय और त्रिपुरा से लगभग 17,160 एकड़ भूमि हमने बांग्लादेश को दी है और 7,110 एकड़ भूमि बांग्लादेश से भारत को मिलेगी। 111 अंतर क्षेत्र बांग्लादेश को व 51 अंतर क्षेत्र भारत को दिए जाएंगे। ये जो समझौता हुआ है वो ध्यान रखना, भारत और बांग्लादेश की सीमाओं में परिवर्तन वाली बात करता है, ठीक है। और इसके तहत दोनों ही देशों में आपसी सहमति से कुछ भूभागों का आदान प्रदान किया और इस समझौते के तहत बांग्लादेश से भारत में शामिल होने वाले भारतीयों को भी भारत की नागरिकता दी जाएगी। यह बात आप 100वें संविधान संशोधन की याद रख लेना। अब बात करते हैं 101वें संविधान संशोधन की साथियों। और 101वां संशोधन जो बहुत ज्यादा पूछा जाता है, क्या किया गया? 101वें संविधान संशोधन के द्वारा जीएसटी बहुत ज्यादा पूछा जाता है साथियों। जीएसटी, है ना, जीएसटी से संबंधित कौन सा संविधान संशोधन? तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स को लागू किया गया। कौन से संशोधन के द्वारा? 101वें संविधान संशोधन के द्वारा। 101वां संविधान संशोधन लागू कब हुआ? 1 जुलाई 2017 को। और 1 जुलाई 2018 को जीएसटी लागू किए जाने के तहत वर्ष पूरा होने पर भारत सरकार द्वारा इस दिन जीएसटी दिवस के रूप में मनाया जाएगा। 1 जुलाई को जीएसटी दिवस, 1 वर्ष पूरा होने पर, यह वर्ष है, जीएसटी दिवस मनाया जाएगा। जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है, ध्यान रख लेना। कई बार पूछ लिया जाता है जीएसटी कैसा टैक्स है, डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है? तो इनडायरेक्ट है। और यह निर्माता से लेकर उपभोक्ता तक वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति वाला एकल कर है। एक भारत एक कर, एक भारत एक कर लागू करने के लिए जीएसटी लागू किया गया। यह 122वां संविधान संशोधन विधेयक था और 3 अगस्त 2016 को लोकसभा से और 6 अगस्त 2016 को राज्यसभा से पारित हुआ। साथियों, पहले 3 अगस्त 2016 को राज्यसभा से और लोकसभा से 6 अगस्त 2016 को पारित हुआ। पहले राज्यसभा से पारित हुआ, फिर लोकसभा से पारित हुआ और 6 सितंबर 2016 को राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर कर दिए, ठीक है। और 101वां संविधान संशोधन हो गया और 29 मार्च 2017 को लोकसभा में वस्तु एवं सेवा कर के संबंधित 4 विधेयक और विचार पारित किए थे। केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर, एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर, संघ शासित प्रदेश वस्तु एवं सेवा कर और जीएसटी राज्यों की क्षतिपूर्ति वाला विधेयक। ये 4 विधेयक इसी के साथ और पारित किए गए थे 29 मार्च 2017 को। फिर देखिएगा, इसके माध्यम से एक जीएसटी परिषद बनाई गई। आपको कई बार पूछा जाता है जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन? यह प्रश्न बहुत ज्यादा पूछा गया है साथियों। संविधान के आर्टिकल 279A को जोड़कर जीएसटी परिषद का गठन किया। इसके तहत 12 सितंबर 2016 को जीएसटी परिषद के गठन की अधिसूचना जारी की गई थी। आर्टिकल 279A में जीएसटी परिषद का गठन किया और जीएसटी परिषद का जो अध्यक्ष होगा वो भारत सरकार का केंद्र का वित्त मंत्री होगा। जीएसटी परिषद का अध्यक्ष किसको बनाया गया साथियों? वित्त मंत्री को बनाया गया। और वित्त मंत्री, इसके तहत इसमें केंद्रीय राज्य मंत्री, वित्त और राजस्व एवं राज्यों के वित्त और कर मंत्री या जिन्हें नामित राज्य सरकार करे वो सदस्य के रूप में शामिल होंगे। इसको ध्यान से पढ़ लेना, ये आपके जीएसटी परिषद में शामिल होने वाले लोग हैं। आज तक हमको जब भी प्रश्न पूछा जीएसटी परिषद में अध्यक्ष कौन, अब हमसे पूछेगा जीएसटी परिषद में और कौन कौन लोग शामिल होते हैं, ये सारी बातें याद रखना। और अब ये परिषद क्या करेगी? संघ, राज्य और क्षेत्रीय निकाय द्वारा लगाए जाने वाले करों, उपकरों और अधिभारों के
जीएसटी में शामिल होने की छूट में सिफारिश देती रहेगी और यह जीएसटी से संबंधित मानकों का क्या करेगी, निर्धारण करेगी साथियों। और अब होता है 102वां संविधान संशोधन। यह भी अत्यंत महत्वपूर्ण संविधान संशोधन है साथियों, अक्सर पूछा जाता रहा है। 102वें संविधान संशोधन के माध्यम से हुआ क्या है, अन्य पिछड़ा वर्ग है ना, अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग ओबीसी आयोग को संवैधानिक आयोग का दर्जा दिया गया है और इसका उल्लेख किया है साथियों अनुच्छेद 338 में। कौन से में, अनुच्छेद 338 में ओबीसी आयोग को संवैधानिक आयोग का दर्जा दिया है ना। अब देखिएगा इस अनुच्छेद 342 के साथ 338 के साथ 342 को भी शामिल किया गया है, जिसका संबंध राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग तथा जनजाति आयोग, क्योंकि 338, 338 338 है ना, अनुसूचित जाति, जनजाति और ओबीसी आयोग से संबंधित बात करते हैं साथियों। अनुच्छेद 338 में राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग की संरचना और कर्तव्यों से संबंधित है और आर्टिकल 342A में राष्ट्रपति को विभिन्न राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों को निर्दिष्ट करने का अधिकार प्रदान किया गया और इन वर्गों को निर्दिष्ट करने के लिए वह संबंधित राज्य के राज्यपाल से परामर्श कर सकता है। इसका मतलब यह हुआ साथियों कि 102वें संविधान संशोधन के माध्यम से ओबीसी आयोग को तो संवैधानिक आयोग का दर्जा दिया ही दिया है, साथ में और क्या किया आपको पता है ना, ओबीसी में किसी भी राज्य में, यहां पर क्या लिखा, किसी भी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में ओबीसी कैटेगरी में किसी भी जाति को डालना या न डालने का अधिकार राष्ट्रपति को दे दिया गया। लेकिन यह राष्ट्रपति करेगा संबंधित राज्य के राज्यपाल के साथ परामर्श करके करेगा और इसी बात को लेकर अभी अभी वर्तमान में बवाल हुआ था और फिर मोदी सरकार के द्वारा राज्यों को राजी करने के लिए 105वां संविधान संशोधन वापस करना पड़ा। 102वें संविधान संशोधन से जो शक्ति राष्ट्रपति को दी थी वो शक्ति पुनः अभी बताऊंगा 105वें संशोधन से वापस किसको दी है। 102वें संविधान संशोधन से यह बोला गया कि राज्यों में किसी भी जाति को ओबीसी कैटेगरी में डालने या न डालने का अधिकार राष्ट्रपति के पास होगा। यह काम राष्ट्रपति करेगा लेकिन संबंधित राज्य के राज्यपाल के साथ परामर्श करके करेगा। हुआ क्या, अब ये जैसे ही शक्ति ली तो आपने देखा होगा मराठा आरक्षण को लेकर बवाल हुआ और मराठाओं को महाराष्ट्र सरकार ने ओबीसी में आरक्षण दिया तो आपने देखा होगा सुप्रीम कोर्ट ने उस मामले को खारिज कर दिया। जय श्री लक्ष्मी राव पाटिल मामला 2021 में पड़ा होगा, मई 2021 में जय श्री लक्ष्मी राव पाटिल मामले में ओबीसी आरक्षण मराठा आरक्षण को असंवैधानिक घोषित कर दिया। क्यों? क्योंकि बोला कि किसी भी जाति को ओबीसी में डालने या डालने का अधिकार राष्ट्रपति के पास है, आप कौन होते हो, महाराष्ट्र सरकार को बोला। तो फिर राज्य नाराज हो गए तो फिर मोदी सरकार को राजी करने के लिए 105वां संविधान संशोधन करना पड़ा। अभी चर्चा करेंगे, ठीक है। अब 103वें संविधान संशोधन की बात करूं तो 103वें संविधान संशोधन के द्वारा तो आपको सीधा सा पता है क्या हुआ, ईडब्ल्यूएस को, अरे किसको, ईडब्ल्यूएस जो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए, आर्थिक रूप से पिछड़े हुए, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को क्या किया गया, आरक्षण दिया। कहां कहां पर दिया साथियों, अनुच्छेद 16 में भी 10% आरक्षण दिया और अनुच्छेद 15 में भी दिया। कान खोल के सुन लेना, एक तो जुड़ा अनुच्छेद 15(6) और एक जुड़ा अनुच्छेद 16(6). 15(6) में ईडब्ल्यूएस को शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण दिया गया और 16(6) के तहत ईडब्ल्यूएस को लोक सेवाओं में आर्थिक पिछड़ापन के आधार पर, किस आधार पर साथियों, आर्थिक पिछड़ापन के आधार पर क्या किया गया, 10% आरक्षण दिया गया। कितने प्रतिशत आरक्षण दिया गया साथियों, 10% आरक्षण। तो 103वें संशोधन से 15(6) और 16(6) दोनों ही अनुच्छेद याद रख लेना और ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण दिया गया। अब सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थाओं में आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को आरक्षण देने के लिए 103वां संशोधन किया और इस पर राष्ट्रपति ने 12 जनवरी 2019 को हस्ताक्षर कर दिए थे। अनुच्छेद 15 और 16 में क्लॉज 6 यानी अनुच्छेद 15(6) और 16(6) जोड़े गए और इनको आरक्षण दिया गया। तो 15(6) और 16(6) दोनों ही बातें आप अच्छे से याद रख लेना। और अनुच्छेद 30(1) के तहत आने वाले अल्पसंख्यकों पर शिक्षण संस्थाओं को छोड़कर निजी संस्थाओं में 144 लागू करने का क्या किया है ना, 144 लागू करने का प्रावधान किया गया। संस्थाओं में भी यह लागू करने का क्या किया, प्रावधान किया। और आरक्षण की ऊपरी सीमा 10% होने से मौजूद आरक्षण के अलावा होगी, यानी कि मौजूद जो आरक्षण है उसके अलावा 10% अतिरिक्त आरक्षण दिया जाएगा। ये सारी बातें आप इस आरक्षण से संबंधित याद रख लेना। चलो बढ़ते हैं साथियों नेक्स्ट अगले संविधान संशोधन के द्वारा। बड़ा महत्वपूर्ण संविधान संशोधन 104वां संविधान संशोधन कब हुआ,
2019 में हुआ क्या? 104वें संविधान संशोधन से साथियों दो काम हुए। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को आपको पता है लोकसभा और विधानसभा में आरक्षण था। लोकसभा में अनुच्छेद 330 के तहत और विधानसभा में अनुच्छेद 332 के तहत यह जो आरक्षण दिया गया था पहली बार में, यह आरक्षण 10 वर्ष के लिए ही दिया गया था। इस आरक्षण को 7वीं बार क्या किया गया साथियों? बढ़ाया गया। कौन से संशोधन के द्वारा? 104वें संशोधन के द्वारा। और 7वीं बार बढ़ाकर इस आरक्षण को जनवरी 2020 से, कब से साथियों? जनवरी 2020 से। अब यह विधेयक तो 2019 में आया था लेकिन लागू जनवरी 2020 में हुआ था साथियों। लागू जनवरी 2020 में हुआ था और इस आरक्षण को जनवरी 2020 से बढ़ाकर जनवरी 2030 तक लागू कर दिया है। अब यह आरक्षण आपके जनवरी 2030 तक लागू रहेगा, लोकसभा में भी और विधानसभा में भी। लोकसभा में एससी के लिए कितनी सीटें रिजर्व है? 84। और एसटी के लिए कितनी सीटें रिजर्व है? 47, 47 सीट रिजर्व है ना। यह ध्यान रख लेना। यह आरक्षण 10 वर्ष के लिए बढ़ा। पहला काम, आरक्षण 10 वर्ष बढ़ाया गया। और दूसरा काम क्या हुआ साथियों? आपको पता होगा अनुच्छेद 331 के तहत लोकसभा में एंग्लो इंडियन नॉमिनेट किए जाते थे और अनुच्छेद 333 के तहत विधानसभा में एक आंग्ल भारतीय मनोनीत किया जाता था। और उन आंग्ल भारतीयों के मनोनयन वाले प्रावधान को क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। जल्दी जल्दी सुन लेना। इस अनुसूचित जाति और जनजाति के आरक्षण से संबंधित प्रावधान किया और एससी और एसटीज के लिए सीटों का आरक्षण और मनोनयन एंग्लो इंडियन समुदाय के प्रतिनिधित्व का प्रावधान करता है। संविधान के लागू होने के बाद 70 वर्ष की अवधि के लिए प्रावधान लागू किया था और 25 जनवरी 2020 को यह समाप्त हो जाएगा। बिल एससी और एसटी के आरक्षण को 25 जनवरी 2030 और 10 वर्षों के लिए बढ़ाने का प्रयास किया गया। और अनुच्छेद 334 में यह कहा गया था, क्या कहा गया था? कि एससी एसटी का आरक्षण है ना और एंग्लो इंडियन है ना, एससी एसटी का आरक्षण 40 साल वाला खत्म हो जाएगा। इस खंड को 1949 में शामिल करके 40 वर्षों के बाद 10 वर्ष के लिए विस्तार के साथ संशोधित किया गया। अनुच्छेद 334 में लिखा था कि आरक्षण इतने वर्ष के लिए ही लागू होगा और अनुच्छेद 334 के तहत इस आरक्षण को, आरक्षण तो 330 और 332 में, लेकिन लिखा अनुच्छेद 334 में था कि आरक्षण 10 वर्ष के लिए होगा। इस आरक्षण को बार बार संशोधन करके 7 बार बढ़ाया और 7वीं बार 104वें संविधान संशोधन के द्वारा बढ़ाया गया था। सीधी सी बात इतनी ही याद रखनी है। और फिर अंतिम अभी जो लेटेस्ट संविधान संशोधन हुआ 105वां संविधान संशोधन 2021 में, वास्तव में हुआ क्या है? बिल नंबर याद रख लेना, 127वां था। संविधान संशोधन कौन सा? 105वां। बिल नंबर कौन सा? 127वां। राष्ट्रपति ने अनुमति दी 18 अगस्त 2021 को। अभी अभी आपके राजस्थान में आरएस में पूछा था, अभी 18 अगस्त 2021 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कौन से संशोधन को अनुमति दी? 105वें को। विधेयक नंबर पूछ ले तो 127। तो आज तक संविधान संशोधन विधेयक 127 आ चुके हैं और बिल संविधान संशोधन अधिनियम 105 हो चुके हैं, संशोधन 105 हो चुके हैं। अब 105वें संशोधन से मैंने अभी बोला राज्यों को वापिस राज्य किया और क्या किया कि राज्यों में ओबीसी कैटेगरी में किसी भी जाति को डालने या ना डालने का अधिकार वापस राज्यों को दिया जाता है। तो महत्वपूर्ण तथ्य क्या है? संसद के द्वारा 11 अगस्त को इसे क्या किया? संविधान संशोधन विधेयक के रूप में पारित किया और 105वां संविधान संशोधन अधिनियम माना जाएगा। प्रावधान क्या है? संशोधन के अनुसार राष्ट्रपति केवल केंद्र सरकार के उद्देश्यों के लिए सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की अधिसूचित करेगा और यह केंद्रीय सूची केंद्रीय सरकार द्वारा तैयार अनुरक्षित की जाएगी। केवल राष्ट्रपति केंद्र शासित क्या करेगा? केंद्र में ही ओबीसी में जाति डालने या न डालने का अधिकार राष्ट्रपति के पास रहेगा। इसके अलावा यह राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की अपनी सूची तैयार करने के लिए सक्षम बनाता है। राज्यों को वापस अधिकार दिया गया कि सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े हुए वर्गों के लिए आप जो लिस्ट तैयार करोगे वो राज्य अपने स्तर पर ही करेंगे। और अनुच्छेद 338 बी जो क्या किया था? ओबीसी आयोग को संवैधानिक आयोग का दर्जा दिया था। उसमें केंद्र और राज्य सरकारों को सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों को प्रभावित करने वाले सभी प्रमुख नीतिगत मामलों पर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग से परामर्श करना अनिवार्य करता है। और संशोधन के द्वारा राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की सूची तैयार करने से संबंधित मामलों के लिए अनिवार्यता में छूट दी गई है। यानी कि सीधी सीधी बात सरल भाषा में यूं समझनी इस लाइन का कि 102वें संविधान संशोधन से ओबीसी जाति में भले ही राज्य हो,
केंद्र हो और केंद्र शासित प्रदेश हो, 102वें संशोधन से क्या कह दिया था कि किसी भी जाति को सामाजिक और शैक्षिक पिछड़ापन के आधार पर, है ना, किसी भी जाति को ओबीसी कैटेगरी में डालना हो तो इसका अधिकार राष्ट्रपति के पास होगा और राष्ट्रपति यह निर्णय क्या करेगा, राज्यपाल के साथ परामर्श करके करेगा। क्लियर? यह बात आप बहुत अच्छे से याद रख लेना। और फिर क्या हुआ साथियों, फिर यह हुआ कि राज्य नाराज हुए, मराठा आरक्षण को लेकर मामला विवाद में आया, राज्यों को पता चला कि हमसे यह अधिकार 102वें संशोधन से छीना जा चुका है, तो 105वां संशोधन करके राज्यों की नाराजगी को दूर किया और कहा कि केंद्र में तो सामाजिक और शैक्षिक पिछड़े हुए लोगों को किसी भी जाति में रखने या न रखने का अधिकार तो राष्ट्रपति के पास होगा और राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में यह अधिकार वापस उन राज्य की सरकारों को दिया जाता है। क्लियर? ये 105वें संविधान संशोधन से हुआ है। और पृष्ठभूमि क्या है? राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग जो 102वें संविधान संशोधन से इसको संवैधानिक आयोग का दर्जा दिया था, अभी मैंने आपको बता ही दिया है। तो ये 99वें से लेकर 105 105वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट तक की सारी बातें अक्सर प्रत्येक एग्जाम में पूछी जाती है। बहुत अच्छे से सारे संविधान संशोधन याद रख लेना। 99वें से लेकर 105 तक की तो बातें आप याद रख ही लेना। आपके ये वीडियो बहुत छोटे कम समय में बनाने का प्रयास किया है ताकि बहुत कम समय में अधिक से अधिक बातें मैं आपको बताने का प्रयास करूं और अक्सर प्रत्येक एग्जाम में छपने वाली बात है ये साथियों, बहुत अच्छे से याद रख लेना। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।